हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के केस को डिस्कशन करेंगे। इस केस का टॉपिक है MP श्रीवास्तव वर्सेस मिसेस बीना का। ये एक दाम्पत्य जीवन पर आधारित है, तो किस प्रकार से न्यायालय के द्वारा इस विवाद के संबंध में निर्णय दिया गया है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो है AIR 1967 SC 1193 और इस केस का जो सब्जेक्ट है, ये केस आधारित है व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 47 आदेश संख्या 21 और नियम 2 पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट ऑफ केस ये है, इस केस में जो अपीलार्थी और उत्तरार्थी मतलब मिस्टर श्रीवास्तव और मिसेस बीना का विवाह एक विशेष विवाह अधिनियम के संख्या 43 सन 1954 के अंतर्गत 25 फरवरी 1958 में संपन्न किया गया था और इस विवाह के उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। इस विवाह के कुछ समय के पश्चात जो मिसेस बीना थी वो अपना घर छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगी, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा दाम्पत्य जीवन के प्रतिस्थापन हेतु जो वाद है वो यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया कि मिसेस बीना ने उन्हें बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया। उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में 13 मार्च 1961 को जिला जज के द्वारा डिक्री पारित कर दिया गया। उसके कुछ समय के पश्चात जो मिसेस बीना के द्वारा एक पत्र लिखा गया MP श्रीवास्तव को कि वह उसके साथ रहना चाहती है, अपने रहने के लिए उसने अनुमति प्रस्तुत करी, परंतु जो MP श्रीवास्तव है उन्होंने उस पत्र को लेने से मना कर दिया और उसे वापस कर दिया। कुछ समय के पश्चात उनके जो परिजन थे MP श्रीवास्तव के, उन्होंने भी बहुत ही रिक्वेस्ट किया MP श्रीवास्तव से। उन्होंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करी कि वह मिसेस बीना को उनके मायके से ले आए, घर वापस लेके आ जाए, लेकिन जो MP श्रीवास्तव है वह इसे मानने से इनकार कर दिया और यहाँ भी उनके परिजनजन असफल रहे। इसके कुछ समय के पश्चात 21 मई 1961 को स्वयं ही मिसेस बीना जो है वो घर वापस आकर अपने पति के साथ रहने लगी, परंतु तब भी MP श्रीवास्तव ने अपने दाम्पत्य जीवन के प्रतिस्थापन के संबंध में जो कर्तव्य होता है उसमें उन्होंने अरुचि दिखाई, जिसकी वजह से यहाँ पर असफलता प्राप्त हुई। तो इसके पश्चात जो मिसेस बीना थी उन्होंने इसके संबंध में ट्रायल कोर्ट विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिल्ली के जिला जज के समक्ष में कि जो भी स्वीकृति थी जो 13 मार्च 1961 को जो डिक्री किया गया था उसके संबंध में संतुष्टि प्रदान कर दिया जाए। तो विचारण न्यायालय ने भी उस डिक्री के संबंध में संतुष्टि के लिए आदेश पारित कर दिया। इस निर्णय से असंतुष्ट होते हुए जो मामला है वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को गया, जहां पर अपीलार्थी के द्वारा इसे भी निरस्त कर दिया गया और उसने एक अधिकार लेख के संबंध में भी अपील प्रस्तुत करी, लेकिन वहां भी जो उनकी अपील है उसे निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात दो निम्न न्यायालयों में निर्णय होने के पश्चात जो अपीलार्थी है उसने उच्च न्यायालय का सहारा लिया।
उच्चतम न्यायालय का सहारा लिया और उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इस प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए गए। अपीलार्थी के द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए वो तर्क ये थे कि अपीलार्थी का ये कहना था कि जो उत्तरार्थी के जो कार्य है उसके द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि किसी भी प्रकार का जो संबंध है वो विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद उसने जो सेकंड तर्क ये प्रस्तुत किया कि जो उत्तरार्थी है, जो मिसेस बीना है, उसका जो प्रार्थना पत्र है वो स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। पहले तर्क में तो उसने क्या कहा था कि जो भी निम्न न्यायालय ने निर्णय लिया है वो एक गलत लिया है, क्योंकि जो उत्तरार्थी है उसके द्वारा किए गए कार्यों से ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि वो विधि के अंतर्गत है। ठीक है, और दूसरे में उसने क्या कहा है कि जो भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उत्तरार्थी के द्वारा वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब स्वीकार क्यों करने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी का ये कहना था कि जो भी जिला जज के द्वारा जो भी डिक्री की गई थी उसके संबंध में अपीलार्थी किसी भी प्रकार का निष्पादन के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ही नहीं था, और जब तक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करे तब तक कि उत्तरार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। मतलब विवाह विच्छेद के लिए जब तक कि वह कोई भी आदेश है या पत्र ना प्रतिस्थापित करे, ठीक है, अपीलार्थी के द्वारा। तो यहाँ पर जो ये नियम, ये रूल्स कौन बोलता है? ये आदेश संख्या 21 और नियम 2 के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों का कहना था। जो विद्वान न्यायाधीश है वो क्या कहते हैं कि अपीलार्थी ने जो पहला जो तर्क कहा है, पहले तर्क में उसने क्या कहा है कि निम्न न्यायालय ने जो संतुष्टि दिखाई है वो गलत है, क्योंकि उत्तरार्थी के द्वारा किए गए कार्यों से कोई विधिक संबंधों का स्थापित होना नहीं माना जा सकता। तो जो न्यायाधीश है उनका ये कहना था कि इस प्रकार का जो प्रश्न है निम्न न्यायालयों में अपीलार्थी के द्वारा उठाया ही नहीं गया था, तो ये जो प्रश्न है इसे डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय में अपने बचाव के संबंध में नहीं रखा जा सकता, जो कि आदेश संख्या 21 और नियम 2 के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा इनका तर्क क्या था कि जो उत्तरार्थी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसकी स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जो भी डिक्री थे उसके संबंध में अपीलार्थी ने किसी प्रकार का निष्पादन के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो आदेश 21 और नियम 2 के अंतर्गत जब तक कि अपीलार्थी के द्वारा कोई भी निष्पादन के लिए प्रार्थना ना किया जाए तब तक कि उत्तरार्थी के द्वारा कोई भी पत्र की स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा 47 होती है वो यह कहता है कि जो पक्षकार होते हैं, हाँ, वो अगर जब डिक्री की जो आदेश होती है वो आ जाती है, अगर उसके संबंध में जो पक्षकार है वो चाहे तो अपनी असंतुष्टि जाहिर कर सकता है। ठीक है, जब वो लंबित हो जाता है उसके पश्चात। और इसके अंतर्गत ये जो भी धारा 47 ये बोलता है कि जो भी डिग्री होती है, जो भी उनका विवाद होता है या विवाह विच्छेद होता है, वो न्यायालय में दोनों पक्षकारों की सहमति होना इसमें आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्णय है वो यह लिया गया कि निर्णय को वैसे ही स्वीकार करके अस्वीकृत कर दिया गया।
तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन क्या बोलते हैं कि जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो धारा 47, आदेश 21 और नियम 2 के अंतर्गत जो धारा 47 होती है वो न्यायालय के जो कानून होते हैं उसके संबंध में बताते हैं, और जो आदेश 21 और जो नियम 2 होते हैं वो उसकी प्रक्रियाओं के संबंध में व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर सेकंड में ये कहा जाता है कि जो पक्षकार होते, जो अपीलार्थी होता है, वो तब तक कोई प्रश्न डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय में नहीं ला सकता अगर उसने उसके संबंध में निम्न न्यायालय में किसी भी प्रकार की प्रस्तुति नहीं की है, तो वो डायरेक्टली उच्च न्यायालय में नहीं ला सकता। ठीक है। और जो धारा 47 होती है और आदेश संख्या 21 नियम 2 के अंतर्गत जब तक कि दोनों पक्षकारों की सहमति ना हो तब तक कि जो प्रार्थना पत्र जब तक लंबित ना हो जाए, ठीक है, अपीलार्थी के द्वारा, उसमें जो भी प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के द्वारा लंबित होता है उसमें दोनों पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से इस विवाद के संबंध में जो निर्णय को अस्वीकृत कर दिया गया और वह सहित स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से ये वीडियो का अंत यही होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और केसेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।